नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अमेरिका में 20वीं सदी के महत्वपूर्ण इनोवेशन कहे जाने वाले चुनाव सर्वेक्षणों का 21वीं सदी में इस कदर फेल होते जाना वहां की राजनीति, मीडिया और बिजनेस तीनों के लिए शोक का विषय है। इस परिघटना से ऑनलाइन सर्वे का पूरा धंधा ही संदिग्ध होता जा रहा है। कम से कम बाजार और कस्टमर्स के दिमाग में इसे लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ बार बार सर्वेक्षण कामयाबी की दहलीज पर पछाड़ खा कर गिरते हैं, पर क्या मजाल कि कोई उनका शोक गीत लिखे या आत्मालोचना के स्वर में थोड़ा भी अफसोस करे। बार बार की विफलता के बावजूद हमारे यहाँ ये रंग बिरंगे सर्वेक्षणों की बाढ़ सी आई हुई है। इन दिनों सबसे ज़्यादा जोर ऑनलाइन सर्वेक्षणों का है। SMS और पर्सनलाइज्ड ऐप वाले सर्वेक्षण भी इसमें शामिल हैं। क्रीम से लेकर क्रिकेट, नेता से लेकर अभिनेता, फिल्म से लेकर फर्नीचर, अखबार से लेकर प्रॉपर्टी कारोबार, हर क्षेत्र में ऐसे सर्वेक्षण आए दिन होते रहते हैं। सिर्फ 130 लोगों के सैंपल लेकर 130 करोड़ लोगों के इस महादेश की ओपिनियन बताने में हमारे सर्वेक्षकों को महारत हासिल है। अखबार के एक हमारे मित्र ने कुछ दिनों पहले बताया कि एक बार तो उन लोगों ने सिर्फ 38 लोगों के SMS पोल के आधार पर कन्याकुमारी से कश्मीर और कोहिमा से कच्छ तक फैले इस विशाल देश के लोगों की ओपिनियन लिख मारी। अब तो अपने अपने ऐप से अपनी पसंद के सवालों के साथ अपनी पसंद के सर्वे सामने आ रहे हैं। इस तरह के सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल दरअसल हमारे यहाँ जनमत बताने के बजाय जनमत बनाने यानी ओपिनियन बनाने के काम आ रहे हैं। मीडिया मंथन में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अपने 4 खास मेहमानों के साथ स्टूडियो में बैठे हैं इस वक्त प्रभाकर, जो CMS मीडिया लैब के प्रभारी हैं, प्रमुख हैं। हमारे साथ हैं प्रकाश केरे, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिकी चुनाव को बहुत गंभीरता से आप देखते आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जगदीश उपासने, ऑर्गेनाइजर 5 जन के समूह संपादक, और थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारे साथ विराज स्वैन, जो न्यूज़ लॉन्ड्री की कंसल्टिंग एडिटर हैं। हम कोशिश करेंगे कि मुंबई से देश की एक जानी मानी सर्वे एजेंसी एक्सिस के प्रमुख प्रदीप गुप्ता से भी बात करें। शुरुआत हम करते हैं प्रभाकर आपसे। अमेरिकी चुनाव में इस बार के 1935 से जो लोग विशेषज्ञता जिनकी है चुनाव सर्वेक्षण की या कस्टमर के मानसिकता की, कस्टमर किस उत्पाद को कितना और क्यों पसंद कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के ओपिनियन लेने की, वे 1935 से काम करने वाली एजेंसियां भी बुरी तरह फेल की हैं। इसको लेकर एक गहरी चिंता अमेरिकी समाज में है। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सब के सब क्यों फेल किए इस तरह। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी समाज में, अमेरिकी मीडिया में, अमेरिकी एकेडमिक्स में जो ये सवाल इस बार उठा है चुनावी सर्वेक्षणों के फेल करने का, उसका किस तरह उसको एक तो आप देखते हैं, और दूसरा क्या भारत में इसका कोई असर पड़ सकता है? पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकी समाज इस ढंग के चुनाव सर्वेक्षण होते हैं और हुए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में पोस्ट पोल सर्वे जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसका किया है। उसमें पोलस्टर और जो प्रेस है, मीडिया वाले और जो चुनाव सर्वेक्षण करते हैं उनकी रेटिंग की है। तो उन्होंने रेटिंग जो एवरेज ग्रेडिंग है 80% ग्रेडिंग D+ दी है। इसका ये समझें कि निम्नतम 20% वाले कैटेगरी में उनकी ग्रेडिंग की गई है। सो ये दर्शाता है कि वहाँ का मतदाता, वहाँ की जनता पोलस्टर और जो मीडिया वाले हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। 22 प्रेस को दिया है और पोलस्टर्स को 21 दिया है। 21 दिया है। A और B ग्रेड जो हाईएस्ट ग्रेड हो सकता है सिर्फ 20 और 21% लोगों ने दिया है। उससे ज्यादा F ग्रेड दिया गया है जो कि लगभग 30% है जी। तो ये अपने आप में जो आंकड़ा है ये समझाता है कि उनकी स्थिति और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो उनकी क्रेडिबिलिटी 20% से भी ज़्यादा नहीं है। तो इस ढंग की क्रेडिबिलिटी 20% होना अपने आप में हताशाजनक और आश्चर्यजनक स्वरूप वहाँ के मीडिया और वहाँ के पोलस्टर के बारे में बताता है। इसका प्रभाव सिर्फ बिजनेस पे नहीं पड़ेगा, वहाँ के और यहाँ के भी, क्योंकि इस ढंग के सारी जो ऑनलाइन और इस ढंग के जो मॉडल्स डेवलप हुए हैं उसके बेसिस पे सारी आजकल जो प्रेडिक्शन इंडस्ट्री है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सारे उसी के बेसिस पे काम करते हैं। हमारे लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं
जो ऑनलाइन सर्वे, और वो चाहे टेलीविज़न चैनल हो या न्यूज़पेपर हो या और एजेंसियां हैं जो करवाते हैं कम सैंपल बिना रिप्रेजेंटेटिव के, उनका भरोसा ऐसे भी जो सर्वेक्षण कराने के तरीके हैं उसके मापदंड पे तो वो ऐसे भी फिट नहीं होता, और ये मजाक और मनोरंजन का सिर्फ एक साधन बन के रह गया है। मैं अगर आपसे समझना चाहूँ प्रकाश कि अमेरिका में आप अमेरिकी एकेडमिक्स को, अमेरिकी प्रेस को चाहे जिस रूप में देखते हों, लेकिन एक सीरियसनेस दिखाई दे रही है इस बार जिस तरह चुनावी सर्वेक्षणों की विफलता सामने आई है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम यही समझना आपसे चाहते हैं कि आखिर हम तो बार बार फेल करते हैं, बल्कि अगर सक्सेस रेट हम देखें अपने यहाँ के ओपिनियन पोल्स का तो वो 50 से बहुत नीचे है। कभी 10% होता है, कभी 20% होता है, कभी 30% होता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बेहतर हुआ है। लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो फेल्योर ज़्यादा है, सक्सेस कम है। ऐसे में हमारे यहाँ जो सीरियसनेस अगर नहीं है तो आप इसको किस समाजशास्त्री चश्मे से देखते हैं? आखिर ये ओपिनियन पोल का और जनमत सर्वेक्षण कराने वाली एजेंसियां जो भी हैं, या हमारा समाज है, हमारी सियासत है, हमारी सिविल सोसाइटी है, इनके बीच ये कौन सा आकार ले रहा है ये चेहरा? आखिर ये है क्या? देखिए, मैं अमेरिका में जो सीरियसनेस की बात कर रहे हैं उस पर भी, उस सीरियसनेस पे भी मेरा सवाल है। खैर उसको ज़रा छोड़ दें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी सर्वेक्षण गलत साबित हुए हैं। 2012 में भी मिट रोमनी का, उन्होंने कई सारे सर्वेक्षणों ने उनको जिता दिया था। लेकिन हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के सर्वेक्षण में इस बार जो फेल्योर है मॉन्यूमेंटल है, मतलब ऐसा हाँ मॉन्यूमेंटल है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो उसके कोर में जो समस्याएं हैं, जैसे एक अमेरिका में है कि आप मोबाइल पे फ़ोन ऑटोमेटिक कॉल नहीं कर सकते, तो आपको लैंडलाइन कॉल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब लैंडलाइन जिनके घरों में है, एवरेज उनके ऑनर्स की उम्र जो है 50 से ऊपर है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं जी। फिर आपके सामाजिक जो मिंगलिंग हो रही है, वाइट, ब्लैक्स, एशियंस, तो आपको इनके सैंपल्स को बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ दूसरी समस्या है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सर्वेक्षण और विज्ञापन का जो फर्क है, और इस एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग टूल के लिए इस्तेमाल करने की जो मेंटालिटी है, वो एक मुझे लगता है कि ये एक पिक्यूलियर बात है हमारे लिए, हमारे सर्वेक्षणों के लिए। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि सवाल ये नहीं है कि आपने कम सैंपल पे आपने बड़ा वो कर दिया, आप कर सकते हैं वो, आप अगर बताएं कि हमने भाई 200 लोग लिए, लेकिन 200 में 5 आदमी नागालैंड का भी हो, 9 आदमी तमिलनाडु का भी हो, 3 कश्मीर का भी हो, तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी बनेगी। दूसरी बात कि आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप 80%, 70% आप किसी के फेवर में कोई चीज़ दिखा रहे हैं, किसी पार्टी के फेवर में या किसी ट्रेंड के फेवर में, तो आपको साथ में ये भी बताना चाहिए कि यार 80% तो दिखा रहे हो, तुम्हारा तो पोल का परसेंटेज ही कभी 60 से ऊपर नहीं जाता या 60 के आसपास रहता है। जैसे अमेरिका में हुआ 50% वोट पड़े। अब 50% वोट पड़े तो कैसे मैं कोई भी सर्वे दिखा सकता हूँ कि 80% रुझान जो है ट्रंप के फेवर में है इस स्टेट में, जब वोट ही पड़ रहा 50%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वेक्षणों की एक तो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं कि आपने सवाल कैसे तैयार किए, आपने मेथोडोलॉजी क्या अपनाई, कितने आपके रिस्पोंडेंट थे, इस बारे में हमारे यहाँ कम से कम हिंदुस्तान में नहीं, क्या बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं। क्या आपको ये भी लगता है कि हमारे यहाँ सर्वेक्षण एक पद्धति, एक मेथोडोलॉजी, एक विज्ञान, एक इनोवेशन के तौर पे नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा के टूल बनते जा रहे हैं? देखिए, बीच में ऐसा लग रहा था कि ये एक सीरियस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा बाजार भी बढ़ रहा था, तो उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी सर्वेक्षण वगैरह हो रहे थे, राजनीति आकार ले रही, राजनीति में थोड़ा डेमोक्रेसी ज़्यादा आ रही थी, बहुत सारे वॉइसेज आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था 15-20 सालों में कि ये विज्ञान भी जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा जी। लेकिन हुआ ये कि वो खुद उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो गया, या मैं ये कहूँगा कि वो खुद उसका टूल बन गया। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, और एक्सिस जो एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है हमारे देश में मतदाता सर्वेक्षण कराने वाली, उसके चीफ हैं। प्रदीप जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं यही समझना आपसे चाहता हूं कि क्या अपने देश में जो मतदाता मतदान या लोगों की ओपिनियन लेने का, उनका जनमत लेने का जो सर्वेक्षण किया जाता है, कराया जाता है, वह ये ठीक है कि बहुत सारी एजेंसियां बहुत वैज्ञानिक पद्धति से कराने की कोशिश करती हैं। उनकी गलतियां हो सकती हैं, उनकी सफलताएं हो सकती हैं, लेकिन जो दिखाने वाली एजेंसीज हैं, जो
उसका उपयोग करने वाली एजेंसीज हैं, क्या आपको लगता है कि वो खोजती हैं कि वैज्ञानिक ढंग से हो या ना हो, उनके फेवर में जाने वाली चीज हो, उनकी पसंद की चीज हो? तो क्या हम ये माने कि प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करना सबसे बड़ी कवायद बन गई है अपने देश में? और मलेश जी देखिए, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जो मैं अपना कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने जब से भी जनरल इलेक्शन के पहले से सर्वे चालू किया, उसमें ये पक्का किया कि हम यदि विधानसभा के चुनाव हैं तो हर एक प्रदेश की हर एक विधानसभा में जाके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज लेंगे, अक्रॉस द डेमोग्राफी लेंगे और उसी तरह के सर्वे करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हम कभी भी आपको ऐसे नहीं देखेंगे कि कोई फ्लैश सर्वे हो रहा है। हमारे पास भी बहुत सारे प्रपोजल आते हैं फ्लैश सर्वे करने के, लेकिन हम उनको बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम इस तरह के सर्वे नहीं करते हैं, जब तक ये रिप्रेजेंटेटिव ना हो हम करते नहीं। तीसरी बात, सर्वे कराते क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आपने बताया कि क्या ये प्रोपोगेंडा है या इसके कोई और भी मायने हैं, तो हमने जब से भी सर्वे किया है, और जो इलेक्शन जो होता है वो उम्मीद और विश्वास का विषय होता है। जनता की कुछ उम्मीद और जरूरतें होती हैं और वो किसके ऊपर विश्वास करें उसके हिसाब से अपना मत देती हैं। तो हमारे सर्वे करने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, उसके भी आके उनकी जरूरतों को समझना और जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जो उसके समस्याओं को समाधान करने की स्थिति में हैं, उन तक इस डाटा को पहुंचाना ताकि वो उस पे काम कर सके। प्रदीप जी, हमारे पास थोड़ा समय कम है, मैं बिल्कुल एक सवाल का जवाब ठोस तौर पे चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज है इन चीजों में। जी। हमारे देश में जो ऑनलाइन सर्वे बहुत तेजी से इन दिनों उभर कर आ रहे हैं, जी, इन ऑनलाइन सर्वे की क्या समस्याएं हैं? जी। ये कितनी इसमें वैज्ञानिकता कितनी है? भारत जैसे विशाल देश में जहां इतनी विविधता है लोगों में, क्षेत्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्टेटा के स्तर पर, ये ऑनलाइन सर्वे कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? क्या संक्षेप में बताएंगे आप? जी, मैं सिर्फ सर इतना ही बताना चाह रहा हूँ, जहां तक जो पॉलिटिकल सर्वे और फिर ऑनलाइन हो या ना हो, देखिए पॉलिटिकल सर्वे ऐसा खासकर अपने भारत के अंदर ऐसा विषय है, कोई भी ये चाहता नहीं है टू बी सीन एज अ विद द बैड मैन। कहने का मतलब ये है कि यदि एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टी की हवा बह रही है, वो पार्टी सरकार में है, और आप यदि ऑनलाइन मुझसे ये पूछें कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो अमूमन ये बिल्कुल तय है कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा डेटा प्रदीप गुप्ता ने किस पार्टी को वोट किया, और खासकर तब जबकि मैं अपोजिट में देना चाह रहा हूं, तो वो हो नहीं सकता ऐसा। जी जी जी। तो इसके चलते यही हुआ बिहार में भी और यही हुआ अमेरिका में भी। जी। मैं पिछले 4 साल से लगातार अमेरिका जा रहा हूँ, अगस्त में भी अमेरिका में था, क्योंकि ये मेरा विषय है। मैंने वहाँ के लोगों को पूछा क्या कैसा रुझान है, तो सबका एक ही मत था कि इस बार तो उनको परिवर्तन चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन जगदीश उपासने, हम जो आपसे समझना चाहते हैं कि एक जो समाजशास्त्रियों का जो एकेडमिशियंस हैं, उनका एक कहना है कि जो मीडिया जगत में या मीडिया जगत से जुड़ी एजेंसीज द्वारा जो हमारे देश में जिस तरह के सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, अमेरिकन सर्वेक्षणों से एक फ़र्क है कि अमेरिकन सर्वेक्षणों में हो सकता है गलतियां उनकी हुई हों, नतीजे गलत हुए हों, लेकिन काफ़ी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। हालांकि कई बार जैसा प्रकाश बता रहे हैं वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओपिनियन ली नहीं जा रही है, बल्कि ओपिनियन बनाई जा रही है सर्वे द्वारा। ये क्या आरोप है और क्या इसमें कोई दम है? देखिए, मैं इसको ऐसे आप सरसरी तौर पे सब पे ही आरोप नहीं लगा सकते। जैसे एक्सिस गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये जो एजेंसियां, जो सर्वे करने वाली एजेंसियां, वो कौन सी है? वो 2 तरह की एजेंसियां हैं। एक जो प्योरली मार्केटिंग रिसर्च करने वाली एजेंसीज हैं, तो बुनियादी काम उनका मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट का वो रिसर्च करके जब अपने क्लाइंट को देती है तो वो लगभग सही होता है। लेकिन वही सर्वे मीडिया हाउसेस के लिए करती हैं या राजनीतिक दलों के लिए करती है, तो उसमें जो गलती की गुंजाइश है वो बहुत बड़ी रहती है, और फिर ये लगता है कि ये प्रायोजित सर्वे है। तो इसका मतलब है सर्वे करने वाली एजेंसियों में गड़बड़ नहीं है, सर्वे कराने वालों में गड़बड़ है। जी जी, जगदीश जी हम आएंगे फिर, और अभी एक छोटा अंतराल हम लेते हैं। अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो विराज स्वयं और आप सभी लोगों से इस विषय
से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव में ओपिनियन पोल कराने वाली एजेंसीज को भारी विफलता इस बार मिली है और उस विफलता की गंभीर चर्चा हो रही है, उस पर बहस छिड़ी हुई है। कोर्स करेक्शंस के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये तमाम मसले वहाँ पर इन दिनों मीडिया और मीडिया के बाहर चर्चा में बने हुए। हम समझना चाहते हैं आपसे विराज कि अमेरिकी समाज में, अमेरिकी मीडिया में गंभीर मंथन है, लेकिन हमारे देश में जब ऐसा कुछ होता है तो मंथन बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसी तरह की गलतियां हम बार बार रिपीट करते होते हैं। एक बार तो एक चैनल ने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन करके कई चुनाव सर्वेक्षण कराने वाली एजेंसियों का पर्दाफाश किया था कि कैसे वहां सर्वे में इकट्ठा किए गए आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, कैसे मनचाहे नतीजा निकालने के लिए अपने ही सर्वे को बदला जाता है। तो जहां डिसऑनेस्टी का आलम यह है, गैर प्रोफेशनलिज्म का इस तरह का जो आलम है, उस देश में क्या सबक मिलता है इससे? क्या हम वाकई कुछ अमेरिकी मंथन से हमको सीख मिलती है? क्या हम सीखना चाहते हैं? उर्मिलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका में आज के तारीख में गैलप, जो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पोलिंग एजेंसी है, और प्यू रिसर्च सेंटर, ये दोनों हॉर्स रेस इलेक्शन के दौरान के प्रेडिक्शन से बिल्कुल उभर चुके हैं, अपने आप को विड्रॉ कर दिए हैं और ये खाली अंत का रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ओपिनियन पोल सर्वेज ने बिल्कुल आत्ममंथन कर रहे हैं। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत ही नामचीन संस्थाएं, रॉयटर्स, इन तीनों ने माफ़ी भी मांगा है कि इनका ओपिनियन, इनका प्रेडिक्शन से इतना कुछ गलत हुआ। जबकि भारत में आपने पूछा था कि माहौल बनाने के लिए, ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। गार्डियन में इसके बारे में काफ़ी अच्छा, चूंकि आपका प्रोग्राम मीडिया मंथन है तो थोड़े दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि बाकी देशों में क्या इनके बारे में बातचीत हो रही है। ब्रेक्सिट का भी पोल काफ़ी गलत गया था और ब्रिटेन का इलेक्शन का भी पोल काफ़ी गलत गया था। तो गार्डियन में मोना छलाबी करके एक लेखक हैं, डेटा जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिहेवियरल साइंस अपने आप को फिजिक्स की तरह बिहेव करता है। ये ओपिनियन सुनने के बजाय ओपिनियन प्रेडिक्ट करके माहौल बनाने की कोशिश करता है और ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरा है, जो सर्वे करते हैं वो अपने सब्जेक्टिव बायस को कभी नहीं एडमिट करते हैं, जो अभी हम डिमोनेटाइजेशन के ऐप सर्वे में भी देख रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हायरार्की, कि हम डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, तो आप हमारे मेथोडोलॉजी और क्वेश्चन पे ना तो पारदर्शिता का डिमांड करो, ना उस पे खामियों पे हमसे माफ़ी मांगो। ये तीनों जब तक नहीं जाएंगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। और मैं बस बात खत्म करना चाहता हूं। एक पहलू मैं और आपसे समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, कि ऐसे देश में जहां शिक्षा, जहां मीडिया की पहुंच, जहां कंप्यूटर की पहुंच, जहां इंटरनेट की पहुंच अभी भी अमेरिकी समाज या ब्रिटिश समाज जैसी नहीं है, वहां पे जो ओपिनियन पोल्स कराए जाते हैं चुनाव के दौरान या चुनाव के अलावा भी अन्य मसलों के, उनसे अलहदा जो ऑनलाइन सर्वे की एक अभी परंपरा चली है अपने देश में और इन दिनों बहुत तेज़ है, बाकायदे कभी टेलीफोन से कभी ऑनलाइन, ये जो परंपरा है, ये जो एक तरीका है, इसको कितना रिप्रेजेंटेटिव आप मानती हैं और इसका क्या मकसद और इसकी क्या मंशा है? इसको मैं बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, स्पेशली ऐसे देश में जहाँ पे 17 से 41% तक लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के ऐप बेस्ड सर्वे का कोई मतलब नहीं बनता है इतनी ज़्यादा विषमता में। और टाइम मैगजीन ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा था, 7 कार्डिनल सिंस, जो 7 बहुत बड़े पाप हैं ऑनलाइन सर्वे के बारे में। उन पापों में एक पाप है कि आप क्वेश्चंस में कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं, सीधा डिमोनेटाइजेशन में क्वेश्चन पूछो। डिमोनेटाइजेशन आपको समझ आता है या नहीं, वो सवाल ही ना पूछो। दूसरा है ऑडियंस बायस, आप नहीं समझते हैं कि किसी के पास स्मार्टफोन है, वो ऐप पे सर्वे ले रहा है तो एक ऐसे क्लास का होगा जो शायद भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है।
तीसरा है कि आप पॉजिटिव बायस, आप डिसएग्री वाला बटन नहीं रखते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत हैं जो ऑनलाइन सर्विस में होते हैं, जिन्हें हम मानते नहीं है। बट बात खत्म करने से पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। विषमता के स्थिति में बेहतरीन सर्वे भी होते हैं जिनको मीडिया उतना तवज्जो नहीं देता है, जिनसे हमारे ओपिनियन पोल और मार्केट रिसर्च जो उपासने जी बोल रहे थे सीख नहीं रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे हुआ, यूनिसेफ ने रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन किया था। जी। अभी बेहतरीन विराज, हमारे पास वक्त सीमित है, हम फिर आपके कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभाकर, जो अभी बात हम लोग कर रहे हैं 7 डेडली सिंस ऑफ ऑनलाइन सर्वे, जो जिस आर्टिकल की वो चर्चा कर रही हैं, ऑनलाइन सर्वे में ये हमारे यहाँ कितना दर्ज हो रहा है, और इसको अगर समाज में मीडिया के बड़े संस्थान, टेलीविजन चैनल सब अगर तरजीह दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि सारे चैनल और सारे मीडिया हाउस इस मामले में, इस कॉन्टेक्स्ट में पापी हैं। दूसरा मतलब ये साफ, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, इसका साफ के हिसाब से इसका साफ और क्लियर कट अर्थ ये निकलता है कि ऑनलाइन सर्वे में इंडिया के डेमोग्राफी के हिसाब से अगर आप कोई भी सर्वे करवा लें ऑनलाइन, तो वो कभी भी रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता अनलेस अनटिल आप सिर्फ उन्हीं वालों पे फोकस करें जिनके पास स्मार्टफोन हो और उसी स्टेटा को आप टारगेट कर रहे हो। ये एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा वो कभी रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता। जगदीश जी, आपकी क्या राय इस बारे में? मेरा मानना है कि जो ऑनलाइन सर्वे है भारत जैसे देश में, जहां मैं विराज की इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्मार्टफोन कोई मिडिल या अपर मिडिल क्लास के पास है। चीन के बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन है और सबसे तेज़ी से बिक्री भारत में ही हो रही है दुनिया भर में स्मार्टफोन की। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन सर्वे है वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ये जो सांख्यिकी विशारद है उनको लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है क्या उनको रिप्रेजेंटेटिव ही होना चाहिए? क्या उनको इंडिकेटिव नहीं होना चाहिए? अगर वो कुछ इंडिकेट भी करते हैं तो क्या ओपिनियन बनाने वालों को, आप ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने वालों को भी उससे कोई आइडिया नहीं मिलता? प्रकाश, आपकी क्या राय? इस पे मैं इन सारी चीज़ों में मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। सिर्फ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो जगदीश जी अभी कह रहे हैं कि इंडिकेट अगर कोई चीज़ निश्चित रूप से, अब देखिए, अब एक डेटा आती है, एक सूचना आ रही है, तो उससे हम कई तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, तो उससे हम कुछ इंडिकेशंस को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऐप बेस्ड में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एटलीस्ट मैं जो नॉर्मल सर्वेज हैं, जो ट्रेडिशनल सर्वेज हैं, उनमें कम से कम एक सर्टेन पारदर्शिता की उम्मीद कर सकता है कि तुमने कहाँ किया, क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या थी, तुम टीम क्या है, तुम्हारे एनालिस्ट कौन है। इन चीज़ों में, ऐप में और SMS में, और ये जो बटन दबाने वाला है, ये अभी मैं आपके यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने एक सर्वे पर ऐसे ही दबाया भी। इसमें जो है ये पता ही नहीं कि कितने रेस्पोंडेंट हैं। मेरे पास उसका डेटा, मैं कह दूंगा कि भाई 5 करोड़ लोगों ने दिया, मैं ये कह दूंगा उसमें से जो है इतने लोग 70% लोगों ने ये कहा, 20% ने ये कहा, 10% ने ये कहा। तो इसकी दिक्कत है कि इतना त्वरित है, इतना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावी है, लेकिन ये बहुत हॉलो है, बहुत खोखला है। तो ये बहुत खतरनाक है। ट्रांसपेरेंट तो है, एटलीस्ट उस डाटा को आप चेक कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, कोई उसको छुपा लेकिन नहीं, उसमें एक चीज़ है सर कि ऐप डाउनलोड करने वाला या उस पर पोल करने वाला क्या भारतीय है, क्या चीनी है जी, क्या टर्किश है जी, या उज्बेकिस्तान से आ रहा है। तो और पहले हमने देखा है चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं कि कहीं से इंटरनेट के चीज़ें मैनेज हो रही हैं, कहीं से ओपिनियन पोल को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और सब जगह हो रहा है। नहीं, अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में आपको याद होगा जिन दिनों अर्जुन सिंह साहब मानव संसाधन मंत्री थे, उच्च शिक्षा में आरक्षण इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें अक्सर ये पूछे जाते थे सवाल अखबारों और चैनलों में कि क्या आप मानते हैं कि सरकार ने जो आरक्षण इंट्रोड्यूस किया है एजुकेशन में वो गलत है, गलत नहीं है, इस तरह के। और उसमें लगातार एक ही तरह की ओपिनियन आती थी, लगातार एक ही तरह की ओपिनियन। सवाल इस बात का है कि किन किन लोगों से वो सवाल पूछे जाते 2013 में जब टाइम मैगजीन अपने पर्सन ऑफ द ईयर का वो कर रही थी, तो हमारे उस समय मोदी जी कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके थे बीजेपी, वो नंबर 1 पे चल रहे थे जी। एनोनिमस नामक ग्रुप ने कुछ ही घंटों में उनको चौथे पोजीशन पे पहुंचा दिया। जी, तो ऑनलाइन पोल के बारे में कई कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं। जी, विराज कुछ कह रही हैं आप? हाँ, उर्मिलेश जी, ये जो आपने जो एग्जांपल दिया ना ये आरक्षण के बारे में, तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है गलत सर्वे कितने घटिया हो सकते हैं कि आरक्षण
चाहिए या नहीं, गलत है या नहीं, ये लीडिंग क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। क्या आप आरक्षण समझते हैं? एक विषम समाज में अफर्मेटिव एक्शन का जरूरत क्या है? ये दोनों सवाल के बाद गलत सही का सवाल हो, वो थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो ये भी सवाल किया जाता था। क्या आप समझते हैं तो कि ये आरक्षण से उच्च शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत तेजी से गिरेगा? नहीं गिरेगा। बिल्कुल। तो ये सारे लीडिंग क्वेश्चंस हैं ये, और मुझे लगता है जब तक ये रहेंगे, ये ना तो इंडिकेटिव है ना ये ओपिनियन पोल है, ये बस माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा के टूल्स हैं और ये डेंजरस हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए भी डेंजरस है, एकेडमिक्स के लिए भी डेंजरस है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव अगर है ही नहीं तो वो इंडिकेटिव तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरा, इस ढंग के जितने भी टेलीविजन और अखबारों में इस ढंग के जो ऑनलाइन पोल हो रहे हैं उनको बंद करवाना चाहिए। रीजन, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और जनमानस को गुमराह करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना सैंपल साइज बताते हैं, कौन कहां से वोट कर रहा है ये नहीं बताते हैं, और फिर आप उसके नाम पे बताते हैं कि ये देश का सर्वेक्षण, प्रदीप गुप्ता, देश का जनमत। प्रदीप गुप्ता, आप हमारी बात सुन रहे हैं सर? जी मैं सुन रहा हूँ। ये अभी प्रभाकर और विराज ने जो कहा, जगदीश उपासनी जी ने जो कहा, आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह के जो सर्वे ऑनलाइन है जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिनके आंकड़े जो है भरोसेमंद नहीं है, कम से कम उसमें पारदर्शिता नहीं है, क्या वो सूचनात्मक या इंडिकेटिव भी हो सकते हैं? सर मैं इतना कहना चाहूंगा कि उस सर्वे का उद्देश्य क्या है। यदि आप इलेक्शन के, हिंदुस्तान में इलेक्शन के संबंध में ऑनलाइन सर्वे की बात कर रहे हैं तो आई वुड से कि वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बिकॉज इट डजंट रिप्रेजेंट द यूनिवर्स विच इज 78% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दे ओनली रिप्रेजेंट नियरली 15 to 20% पॉपुलेशन, नंबर वन। दूसरा सर्वे यदि आप किसी प्रोडक्ट और उत्पाद के संबंध में या किसी व्यक्ति या किसी निजाम की लोकप्रियता के बारे में हो सकता है, किसी पॉलिसी स्टेटमेंट को लेकर हो सकता है, किसी नीतिगत फैसले को लेकर हो सकता है सर्वे। क्योंकि ऑनलाइन सबके पास एक्सेस नहीं है तो इसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव, यदि हिंदुस्तान की बात करें तो वो हो नहीं सकता। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, हमारे पास वाकई हम समापन की तरफ हैं, लेकिन प्रकाश हम ये समझना चाहते हैं कि जो प्रभाकर कह रहे हैं कि इस तरह के सर्वेक्षणों की कोई मीडिया में, समाज में, एकेडमिक्स में कोई रोल नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं अवदान दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे सर्वेक्षणों का कोई मतलब नहीं है? मैं उस जो निराशा है इस सर्वेक्षण के माहौल से, उस निराशा को मैं जरूर शेयर करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बैन कर दिया जाए, या बल्कि बेहतर उसको बनाने की और सॉलिड क्रिटिसिज्म हो। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दे दूं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक सर्वे रिलीज किया, उसका जो काउंटर हुआ है, जो उसकी आलोचना हुई है, उस आलोचना को भी बहुत तार्किक होना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया और खुद कर दिया। नहीं, लेकिन प्रकाश हम ये चीज समझना चाहते हैं कि आप कैसे कोर्स करेक्शन करेंगे जब एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, कई सर्वे कराने वाली एजेंसियां धांधली करते पकड़ी जाती हैं, फर्जी काम करते पकड़ी जाती हैं, और फिर भी वो लगातार रिपीट कर रही हैं अपने ओपिनियन तो जो देखिए, खराब प्रोडक्ट, अगर आप हमें खराब प्रोडक्ट बेच रहे हैं झूठे सच्चे दावे करके, तो एंड कंज्यूमर के रूप में मुझे ये सतर्कता ज्यादा बरतनी होगी कि जो चैनल और जो एजेंसी मुझे 4 बार से झूठ परोस रही है उसको 5वीं बार मैं क्यों खरीद रहा हूं? जी विराज, तो जल्दी हमारे पास समय मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इस ढंग का जो सर्वे है, जनता को गुमराह करने के लिए अफीम की तरह का प्रयोग किया जा रहा है। विराज हमारे पास समय का, और मैं समझता हूं कि इतने संक्षिप्त समय में आप सभी लोगों ने इस विषय पर अपनी राय रखी। ओपिनियन पोल के जनक अमेरिका में ऐसे सर्वेक्षणों पर अगर दो तरफा सवाल उठ रहे हैं, सैद्धांतिक और तकनीकी दोनों। सबसे बड़ा सैद्धांतिक सवाल तो यही है कि इस तरह के सर्वेक्षण, खासकर ऑनलाइन सर्वेक्षण, किसी विषय पर शोध पड़ताल और गंभीर अध्ययन को रिप्लेस या दरकिनार करते हैं। बाजार हो या सियासत, चुनाव हो या किसी नेता की लोकप्रियता या सरकार का कोई नीतिगत फैसला, इन सब के बारे में यही बात कही जा सकती है। ऐसे सर्वे लोगों को अपने विवेक और अनुभव से फैसला करने से रोकते हैं और उन पर किसी अदृश्य प्रक्रिया से हासिल कुछ नतीजों को थोपते भी हैं। ओपिनियन पोल्स की तकनीकी प्रक्रिया पर तो ढेर सारे सवाल हैं। उनके सैंपल साइज, प्रश्नावली की प्रकृति, जिनसे प्रश्न पूछे जाने हैं या जिन इलाकों में पूछे जाने हैं, उनकी विविधता के वास्तविक प्रतिबिंबन को लेकर, यानी ओपिनियन पोल्स को हमें संपूर्ण सत्य मानने की गलती कतई नहीं करनी चाहिए। समाज और मीडिया सब पर यह बात लागू होती है। आज की चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।